नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी भदरगे, हिंदी विभाग प्रमुख, हुतात्मा जयवंतराव पाटिल महाविद्यालय हिमायतनगर, BA तृतीय वर्ष, साहित्य शास्त्र अभ्यासक्रम के अंतर्गत जो काव्य के प्रयोजन यह सब टाइटल रखा गया है, इसके अंतर्गत इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे उनका कोई ना कोई एक निश्चित उद्देश्य छिपा हुआ होता है और हम देखते हैं काव्य लिखने के पीछे भी कवि का उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कवि अपना काव्य रचाता है। साहित्य का भी उद्देश्य, साहित्य लिखने के पीछे का भी उद्देश्य होता है। काव्य हेतुओं की अपेक्षा काव्य प्रयोजन का प्रश्न जटिल होता है। भारतीय प्राचीन आचार्यों ने काव्य के प्रयोजनों के संदर्भ में विचार मंथन किया है। भरत मुनि की काव्य प्रयोजन के प्रति पहली परिभाषा हम देखेंगे। दुखार्ताना श्रमार्ताना शोकार्ताना तपस्वी नामा विश्राम जनन्य लोके नाट्य भेदत भविष्यति। दूसरी परिभाषा है भामह की। धर्मार्थ काम मोक्षु वैश्चन्य कलासुचम करोति कीर्ति प्रीतिच्च साधु काव्य निबंधम। तीसरी है मम्मट की। मम्मट कहते हैं काव्य ऐसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्य परणी वृत्तये कांता समितयोपदेशयु जय। अर्थात इन तीनों परिभाषाओं से एक ही अर्थ हमें ध्वनित होता है कि काव्य प्रयोजन के लिए यश, धन, व्यवहार, ज्ञान, दुख निवारण, आनंद, पत्नी के समान मधुर उपदेश ही काव्य प्रयोजन होता है। यश प्राप्ति पहला काव्य प्रयोजन हम देखेंगे। यश प्राप्ति, यश प्रेरक तत्व होता है। हर व्यक्ति में यश की कामना होती है। भर्तृहरि कहते हैं कवि का भौतिक शरीर नष्ट होता है। भर्तृहरि के अनुसार कवि का भौतिक शरीर नष्ट होता है, यश रूपी शरीर अमर रहता है। हर एक कवि अपनी रचना के साथ अपना नाम जोड़ते हैं। कहत कबीर मीरा के प्रभु तुखा मने एका जनार्दनी। इस प्रकार से हम देखते हैं मराठी, हिंदी या अन्य भाषाओं में इस तरह से नामों का उल्लेख किया जाता है। अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अभी तक जितने भी लाखों गीत लिखे गए हैं उनमें जो कवि है उन कवि के नामों का उल्लेख किया जाता है। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं हिंदी साहित्य में भी मीरा, कबीर, तुलसी जैसी आदि के पद हम देखते हैं तो इन पदों में इनके नामों का उल्लेख मिलता है। मिल्टन के अनुसार हम देखते हैं, मिल्टन क्या कहते हैं, यश मानवीय मन की कामना है। मिल्टन क्या कहते हैं, यश मानवीय मन की एक कामना होती है। दिनकर जी के अनुसार, दिनकर जी कहते हैं प्रशंसा और प्रोत्साहन कवि प्रतिभा के आहार है। कवि प्रतिभा के कौन कौन से आहार है? प्रशंसा और प्रोत्साहन। कवि की अगर हम प्रशंसा, थोड़ी बहुत प्रशंसा और थोड़ा मान सम्मान देते हैं तो उनको अधिक आनंद आता है, प्रोत्साहन आता है और वे अगला जो काम है काव्य प्रयोजन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण यश प्राप्ति है। हम देखते हैं
यश प्राप्ति के बाद अर्थ प्राप्ति, भौतिक प्रयोजन। रीतिकालीन कवि अर्थार्जन के लिए लेखन करते थे। बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए एक सोने की असरफी मोहर मिलती थी। केशवदास को 21 गांव इनाम में मिले थे। स्कार्तने कर्ज चुकाने के लिए उपन्यास लिखते थे। ज्ञानपीठ, नोबेल साहित्य अकादमी यह पुरस्कार धन प्राप्ति के साधन माने गए हैं। इसके लिए भी साहित्य लिखा गया। हम देखते हैं अन्य तरह के लोग, कवि अपने साहित्य का अर्जन अपना नाम, धन या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए करते हैं। तीसरा हम देखते हैं व्यवहार ज्ञान। साहित्य मन बुद्धि को परिष्कृत करता है। व्यवहार ज्ञान क्या करता है? साहित्य मन बुद्धि को परिष्कृत करता है। काव्य से लोक व्यवहार का ज्ञान पाठक को हो जाता है। धार्मिक पौराणिक ग्रंथों से व्यवहार नीति ज्ञान का पता चलता है। सूर, तुलसी, कबीर आदि के काव्य में मध्यकालीन अंधश्रद्धा, जातीयता, पाखंड आदि व्यवहार का पता चलता है, लगता है। इसके पश्चात हम देखते हैं 4 नंबर, दुख निवारण। प्राचीन जमाने में दुख निवारण के लिए लेखन किया जाता था। दुख से, पीड़ा से दूर करने के लिए साहित्यार्जन किया गया। काव्य स्तुति द्वारा अनेक कवियों ने अपने कष्टों को दूर किया। मम्मट मम्मट के अनुसार मयूर कवि ने सूर्य की स्तुति के 100 श्लोक लिखकर अपने कुष्ठ रोग का निवारण किया था। तुलसीदास हनुमान बाहु की रचना कर अपनी बाहु पीड़ा दूर किए। प्रगतिवादी कवि समाज के कष्ट निवारण के लिए लेखन किए। नेक्स्ट 5 नंबर हम देखते हैं आनंद प्राप्ति। मूल उद्देश्य सभी आचार्यों ने मान्य किया। साहित्य सृजन के उत्पन्न आनंद लेखक पाठक दोनों को मिलता है। साहित्य का आनंद सच्चा आनंद, आत्मिक आनंद होता है। साहित्य के आनंद से वेदना को दूर कर शांति की स्थापना की जाती है। सृजनात्मकता आनंद भौतिक सुख, समृद्धि सुखानुभूति से भिन्न होता है। इसे अलौकिक आनंद कहते हैं। साहित्य का आस्वादजन्य आनंद सभी प्रयोजन का प्रयोजन है। 6 नंबर हम देखते हैं कांता समित उपदेश। पत्नी के समान मधुर उपदेश। पिता का हितोपदेश, पत्नी का हितोपदेश में अंतर होता है। दोनों में हित है लेकिन प्रकटन शैली अलग अलग होती है। पत्नी का उपदेश सीधा न होकर मधुर वाणी में होता है। साहित्यकार का भी उपदेश मधुर होता है। कांता के उपदेश अधिक सरस। बिहारी का पद हम देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं पराग नहीं मधु नहीं, इकास इही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवा। पाश्चात्य आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजन इस प्रकार है। कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, कला जीवन से पलायन के लिए, कला सेवा के लिए, कला आनंद के लिए, कला आनंद के लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग काव्य प्रयोजन हैं और अलग अलग कवियों ने अपना अलग अलग उद्देश्य रखकर काव्य का प्रयोजन साधने का प्रयास किया है, काव्य लिखने का प्रयास किया है। आदिकाल में हम देखते हैं कुछ कवि दरबारी कवि के रूप में लेखन करते थे और कुछ कवि युद्धों का वर्णन करते थे। इस प्रकार से ये दोनों प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है। उसके पश्चात भक्ति काल में अगर हम देखते हैं तो भक्ति यह प्रमुख था, माध्यम कवियों का प्रमुख था, इसलिए भक्ति
भगवान के प्रति आराधना करना ही एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। यही काव्य प्रयोजन, भक्ति काव्य प्रयोजन भक्ति काल का रहा है। रीतिकाल में श्रृंगारिकता होने के कारण इस काल के कवियों ने बहुत सारा श्रृंगारोपयोग साहित्य लिखा गया, जिसके माध्यम से राजा के दरबारी कवि होने के कारण, जैसे बिहारी जैसे बड़े कवि, इन्होंने भी असरपिया पाने के लिए अपना साहित्य लिखा, अपना काव्य लिखा। इस प्रकार की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। और आज हम देखते हैं आधुनिक काल में भी कवियों का उद्देश्य, कुछ कवियों का अर्थार्जन रहा है, कुछ कवियों का यश प्राप्ति रहा है, कुछ कवियों का नाम रहा है। इस प्रकार से हम अलग अलग कवियों के उद्देश्य देखते हैं। धन्यवाद मित्रों।